students, welcome on the platform of Bhagwan Das Todi College. Today we will discuss about the five kingdom system of classification. क्लासिफिकेशन की जो पंच जगत प्रणाली है ये क्या है, इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे. आज का लेक्चर बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए रखा गया है. जो उनका फर्स्ट पेपर है बायोडाइवर्सिटी, उससे ये लिया गया है. और बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स का जो पेपर है, इसमें हम क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं, किसी का साइज छोटा है, किसी का साइज बहुत बड़ा है, कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टीसेलुलर है, बॉडी उनकी कितनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, कोई उड़ सकता है, कोई चलता है, कोई रेंगता है. इतनी प्रकार की जो विभिन्नताएं जंतुओं में पाई जाती हैं, उसके बारे में हम इस फर्स्ट पेपर के अंदर पढ़ते हैं. तो उसमें से अपनों ने क्लासिफिकेशन से पार्ट लिया गया है, बिकॉज आपका जो ये फर्स्ट पेपर है इंट्रोडक्शन पार्ट है कि एनिमल किस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया है और क्या उनके कैरेक्टर्स होते हैं. तो यहाँ अपने इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करेंगे कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो R.H. व्हिटेकर ने दिया वो क्या है और उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और किस आधार पे एनिमल्स को इस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में रखा गया. तो आज हम चर्चा करेंगे वर्गीकरण की जो पंच जगत प्रणाली है इसके बारे में. इसको बताने से पहले एक बार अपन क्लासिफिकेशन क्या है इस टर्म की बात कर लेते हैं. जनरल एक इंट्रोडक्शन कि वर्गीकरण क्या है. देखिए, जो भी जंतु होते हैं या जीव होते हैं उनको क्लासिफाई करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं वैज्ञानिक लोग, क्या देखते हैं उसमें. एक तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, पहचान कि ये क्या है. और फिर क्या किया जाता है उसका, देखो सबसे पहले जीव का क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन. दूसरा प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर उसको क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर का मतलब होता है जीवों के नाम रखना. और देन बाद में उसका नाम रखने के बाद उसका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है पूरी तरीके से. तो क्लासिफिकेशन जब उसका करते हैं तो हम क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, उसको उसकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज यानी कि समानताओं और असमानताओं के आधार पे उनको समूह बना करके बांट दिया जाता है. एक जैसे दिखने वाले या जिनमें इंटरब्रीडिंग है, इस प्रकार से उनको एक कैटेगरी में रख दिया जाता है, एक ग्रुप में रखा जाता है. तो क्लासिफिकेशन को हम क्या कह सकते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन निकालें, ऑर्डरिंग ऑफ एनिमल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि जीवों को उनके क्रम के आधार पर समूहों में बांटना, ये क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है. और क्लासिफिकेशन की जो स्टडी की जाती है, एक जनरल अपन डिस्कस कर रहे हैं, कुछ टर्म्स आएंगे बीच में जैसे टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन. तो है क्या ये, तो हम ये कह सकते हैं जैसे टैक्सोनॉमी भी बीच में आएगी कि टैक्सोनॉमी क्या है. टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ही अपन इसको पढ़ रहे हैं, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को. तो टैक्सोनॉमी क्या चीज है, इसमें क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या मतलब हुआ इस बात का, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है, जंतुओं को जो एक समूहों में रखा है उनके क्रम के हिसाब से, उसकी स्टडी करना, क्लासिफिकेशन की स्टडी करना, और पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी के जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर है यानी कि नियमों के आधार पर इसका अध्ययन करना, वो कहलाता है टैक्सोनॉमी. ठीक है, ये कुछ जनरल टर्म्स थी. ये पढ़ने से पहले जो इसके बीच में आएगी कि किस प्रकार से एनिमल को बांटते हैं, क्या रखा गया. तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आया था 1969 में, लेकिन इसके आने से पहले इसको सभी जीवों को अरस्तु ने क्या किया, सबसे पहले दो भागों में बांटा था. किसने, एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, या जिसको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं. सबसे पहले इसने जीव जगत को क्या किया, दो पार्ट्स में बांट दिया. एक को इसने नाम दिया
प्लांटी, और दूसरे को इसने नाम दिया क्या, एनिमेलिया। तो क्या उसने आधार रखा, क्या बेस उसने रखा जीवों को बांटने का, उसने बेस रखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण किस प्रकार का पाया जा रहा है। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, या अपने शरीर की ऊर्जा के लिए या भोजन के लिए, पोषण के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं, तो उनको कहते हैं अपन हेटेरोट्रॉफिक। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की पोषण का प्रकार क्या है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। ये चीज अरस्तु ने देखी, तो जिन जंतुओं में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता था, जो अपना भोजन खुद बना पाते थे, उनको इसने नाम दिया प्लांटी। सभी हरे पौधे जो भी हैं उनको इसने इसमें रखा, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, उनको इसने रख दिया कैटेगरी में एनिमेलिया। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले दिया गया अरस्तु के द्वारा, इसको क्या नाम दिया गया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है, जो पहले दिया गया 5 किंगडम से पहले। हम वही चर्चा कर रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। 5 किंगडम सिस्टम जब तक आया 1969 में, उससे पहले भी दिया गया था। फिर उसमें जो मेरिट्स और डिमेरिट्स थी, जो गुण और दोष थे, उनको देखते हुए धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया, और लास्ट में ये वाला 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया, माना गया इसको पूर्णतः। तो यहाँ हम इसके बारे में एक बार चर्चा कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं कि आखिर क्या कमियां रही कि ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना। तो हमने पहला कौन सा बताया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अरस्तु के द्वारा दिया गया। इसने सभी ग्रीन प्लांट्स को इसमें रखा और एनिमल्स को सभी को इसमें रख दिया एनिमेलिया में। अब इसकी डीमेरिट्स क्या थी, क्या दोष थे जिनकी वजह से ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं हो पाया। इसने क्या किया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआ के जंतु, एक कोशी के जीव, जो भी सामान्य संरचना वाले जितने भी जीव थे, उनको भी इन्होंने किस में रख दिया, प्लांटी में रख दिया। और ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, प्लांटी में रख दिया। जबकि इसकी परिभाषा के हिसाब से ये है कि जो जीव अपना भोजन खुद बना पाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, जिनको हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक, वो ही किस में रखे, प्लांटी में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसके नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। तो ये जो छोटे जीव हैं ये ऐसा नहीं करते। इसके अलावा इसने फंजाई, जो कवक है, हम जानते हैं कवक भी कैसा है, हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन इसको फंजाई को भी इसने क्या कर दिया, प्लांटी में रख दिया। तो ये कुछ दोष थे जिनकी वजह से वैज्ञानिकों ने इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद इसमें कुछ चेंज हुआ। इसके क्लासिफिकेशन को स्टडी करने के बाद इसमें अर्नेस्ट हिक्कल ने क्या किया कि प्लांटी और एनिमेलिया से एक अलग और बना दिया किंगडम, जिसको नाम दिया प्रोटिस्टा। समझ रहे हैं। बाकी इसने ऐसा का ऐसा रखा, लेकिन इसने एक चेंज कर दिया अर्नेस्ट हिक्कल ने कि प्लांटी एनिमेलिया के अलावा प्रोटिस्टा एक नया किंगडम बना दिया, और प्रोटिस्टा में इसने सामान्य संरचना वाले जीवों को रखा। सामान्य संरचना वालों में कौन कौन किसको काउंट किया इसने, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके अलावा यूनिसेलुलर एल्गी, इसके अलावा प्रोटोजोआ के एनिमल्स, एक कोशी के जीव जो भी है यूनिसेलुलर, इन सभी को इसने एक अलग किंगडम में रख दिया। और फिर इसको लगा कि अब ये क्लासिफिकेशन ठीक है और ये इससे समानता नहीं दर्शा रहे। ऑटोट्रॉफिक की बात हो या हेटेरोट्रॉफिक की बात हो, ये बिल्कुल अलग प्रकार के थे, इसलिए इसने इनको अलग किंगडम में प्रोटिस्टा में रख दिया। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, जीवों को बांटने के इस क्लासिफिकेशन को क्या नाम दिया गया,
थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये किसके द्वारा दिया गया था? अर्नेस्ट हिकल के द्वारा दिया गया था। सो ये थ्री किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन में भी कुछ कमियां रही। क्या कमियां रही? कि इन्होंने कुछ एनिमल्स को जिनको किस में रखना चाहिए, जैसे फंजाई है, ये है, इनको भी इन्होंने इसी में मिक्स कर दिया, तो ये भी माना नहीं गया। और बाद में इसमें फिर से चेंज किया गया। दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लिन मर्ग्यूलिस एंड H.F. कॉपलैंड। ये वैज्ञानिक आए और इन्होंने 1966 में वर्गीकरण की नई प्रणाली शुरुआत की, जिसने इसमें थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में चेंज किया। और चेंज करने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक नई कैटेगरी और बना दी। इसमें चेंज किया कुछ और एक नई कैटेगरी बना दी, क्या, जिसको नाम दिया इन्होंने इस तरीके से मोनेरा। और इसके अलावा एक और इन्होंने नाम दिया प्रोटोक्टिस्टा। ये देखिए, तो 1, 2, 3 एंड 4 किंगडम में इन्होंने क्या किया? क्लासिफाई कर दिया जीव जगत को। तो ये क्या कहलाई? वर्गीकरण की ये प्रणाली क्या कहलाई? 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहलाई? 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाई जीवों को बांटने की ये पद्धति। तो इसमें इन्होंने क्या किया? कुछ चेंज किया। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से इन्होंने एक नई कैटेगरी बनाई मोनेरा, और एक बनाई प्रोक्टोटिस्टा। तो मोनेरा में इन्होंने किसको रखा? यहां तो हमें पता ही है मल्टीसेलर एनिमल्स थे सारे। एग्जाम्पल की बात करें, और यहां पे कौन थे प्लांटी में एग्जाम्पल? मल्टीसेलर बहुकोशिकीय जितने भी प्लांट्स हैं सभी को, हरे पौधों को इसमें रखा गया प्लांटी में, और सभी मल्टीसेलर एनिमल्स को एनिमली में रख दिया। अब इन्होंने मोनेरा में किसको रखा? मोनेरा ने इनको बिल्कुल सिंपल संरचना वाले जो जीव थे, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और प्रोटोक्टिस्टा में इन्होंने किसको रखा? इसमें इन्होंने किसको रखा? यूनिसेलुलर एल्गी को रखा। इसके अलावा इन्होंने फंजाई को भी इसमें रख दिया, और प्रोटोजोआ के जंतुओं को भी इसने इसमें रख दिया। बचे हुए जितने भी हैं जो सिंपल संरचना वाले जीव थे, इसने उनको वहां पे जो प्रोटिस्टा था उसको थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने मोनेरा और प्रोटोक्टिस्टा एक नई किंगडम इस सिस्टम का बना दिया। तो इसमें क्या हुआ? हम ये कह सकते हैं कि ये वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली कहलाती है, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो किन वैज्ञानिकों ने दिया था? लिन मर्ग्यूलिस एंड H.F. कॉपलैंड ने। तो इन्होंने क्या क्या उसमें चेंजेस किए पहले वाले से, ये हमने अभी आपको इसमें बताया चार्ट के थ्रू। और इसकी भी कुछ डीमेरिट्स थी। क्या डीमेरिट्स थी? कि इन्होंने फंजाई बिल्कुल अलग है। देखो, जो फंजाई है ये क्या करता है? ये भी हेटेरोट्रॉफिक है, और ये संरचना में और हर चीज में बाकी जीवों से अलग होता है, लेकिन फिर भी इसने फंजाई को इसमें रख दिया, इसके लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाई। तो कुछ ये डीमेरिट्स थी इसमें 4 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जिसकी वजह से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाद में बनाया गया। जिस वैज्ञानिक ने बनाया उसका नाम क्या था? वीटेकर। वीटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी, और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी थी, जिसको बाद में वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट किया और बताया कि ये पंच जगत प्रणाली है जो पूर्णतः सही है। लेकिन कुछ इसमें डीमेरिट्स थी जो हम चर्चा करेंगे अभी। सभी जीवों को कौन से वैज्ञानिक आए जो मैंने अभी नाम बताया? वीटेकर
और इन्होंने 1969 में 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज किया और फिर पंच जगत वर्गीकरण की प्रणाली दी, जिसमें इन्होंने क्या चेंज किया, क्या क्या आधार बना के रखा, वो हम आधार की चर्चा करते हैं। क्या बेस था इनका, देखो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो देखा कि कोशिका की कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कोशिका कितनी जटिल है, सिंपल कोशिका है या कॉम्प्लेक्स कोशिका है, जिसको हम दो नाम देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को। कोशिका प्रोकैरियोटिक है या कोशिका यूकैरियोटिक है। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखो इन्होंने जो पहला आधार जो मैं बता रहा हूं कि इन्होंने ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब दिया तो इन्होंने 3 बेस बनाए, 3 आधार बनाए, उस आधार के अनुसार ही इन्होंने क्लासिफाई जीव जगत को किया। तो इन्होंने पहला आधार क्या लिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल कितनी जटिल है। तो हमने बताया कि ये 2 होते हैं प्रकार, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर केंद्रक क्या हो, प्रिमिटिव कंडीशन में पाया जाए, अल्प विकसित कंडीशन में पाया जाए। अब ये क्या होता है, अल्प विकसित केंद्रक किसको कहेंगे, सपोज करो कि ये सेल है, हम जानते हैं सेल के बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और अंदर बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म। ये एक सिंपल कोशिका की संरचना है। अगर ये हमने कहा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कब कहलाएगा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाई जाए, केंद्रक के ऊपर जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं पाई जाए, इस प्रकार से केंद्रक पाया जाए, तो क्या होता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में मिक्स रहता है। तो इस प्रकार की कोशिका जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होता है, इस प्रकार की कोशिका अल्प विकसित कहलाती है और हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस अगर पाया जाए तो ऐसी सेल क्या कहलाएगी, यूकैरियोटिक सेल कहलाएगी। तो यूकैरियोटिक सेल कौन सी है, जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाई जाए, एक वास्तविक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो और जेनेटिक मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म दोनों बिल्कुल क्या हो, अलग अलग हो। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है यूकैरियोटिक। तो ये कोशिका के बारे में हमने चर्चा की कि इसने, वीटेकर ने सबसे पहले क्या देखा, कोशिका का जटिलता देखी कि कोशिका कितनी जटिल है, जिसको हमने 2 नाम दिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दूसरा इसने क्या आधार बनाया क्लासिफाई करने का 5 किंगडम में, दूसरा इसने आधार बनाया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। कोशिका का संगठन क्या है, हम पढ़ के आए हैं कि सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यूज बनाती है, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इसको हम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। लेकिन यहां हमें यही देखना है कि संगठन किस प्रकार का है कोशिका का, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है उसकी। तो संगठन किस प्रकार का हो सकता है कि कोशिका सिंगल सेल की बनी हुई है तो क्या कहलाती है, यूनिसेलुलर, एक कोशिका की बनी होती है, और अगर कोशिका अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है तो ऐसी कोशिका क्या कहलाती है, मल्टी सेलुलर सेल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की जटिलता। तो एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, या एक कोशिका यूनिसेलुलर एनिमल किसको कहेंगे हम, जिसमें ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, अगर ये सिंपल एक ही कोशिका के द्वारा हो रहा है तो ये इस तरह की सेल कहलाती है यूनिसेलुलर। लेकिन हम लोग इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी हमारी है, ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल जितने भी हैं, इनमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है। तो एनिमल में क्या होता है,
कि अनेक कोशिकाएं मिलकर के जैसे एक सिस्टम बना रखा है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें दो दो तीन तीन ऑर्गन मिलकर के पर्टिकुलर एक वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, सो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। तो ये कंडीशन क्या है, मल्टी सेलर एनिमल्स। तो दो आधार हमने देखे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, और तीसरा इसने क्या रखा अरस्तु की तरह, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण किस प्रकार का जंतु करता है। पोषण से हमारा क्या मतलब है, पोषण को अगर डिफाइन करें कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। देखिए एनिमल किसी या कोई भी जीव है जब किसी चीज को ग्रहण करता है एलिमेंट्री कैनाल में, यानी माउथ से जब उसको इनगल्फ करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका भोजन को ग्रहण करता है, इंजेशन, और फिर उस ग्रहण किए गए भोजन का आहार नाल में क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन, और पाचन के बाद क्या होता है, उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन, और फिर क्या होता है उसका एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, मतलब वो फिर जाता है अपनी अपनी जगह, ब्लड के द्वारा बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और लास्ट में क्या होता है, इजेशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो भी होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये भोजन को ग्रहण करने से लेकर के एक्सक्रीट करने तक का जितना भी एलिमेंट्री कैनाल में प्रोसेस होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, पोषण कह सकते हैं। तो पोषण यहाँ पे दो प्रकार का होता है जीवों में, एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, स्वपोषी, यानी कि स्व अपना पोषण खुद कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे जंतु जो किसी पे डिपेंड नहीं है, उनकी सेल के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, सनलाइट से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो उससे उनको ऊर्जा मिलती रहती है और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और ऐसे कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं सारे के सारे, तो ऑटोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक कौन होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल नाम की कोई ऐसी सेल में स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती और अपनी बॉडी की एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं। और दूसरे जीव कैसे हो सकते हैं, अगर ये प्लांट को खाते हैं तो क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस, अगर ये एनिमल को खाते हैं तो कार्निवोरस कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे। तो हेटेरोट्रॉफिक कितनी तरह के हो सकते हैं, हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, अगर शाक को खाते हैं ऊर्जा के लिए तो हर्बीवोरस कहलाएंगे, अगर मांस को खाते हैं तो कार्निवोरस कहलाएंगे, अगर दोनों चीज खाते हैं तो क्या कहलाएंगे, ओमनिवोरस कहलाएंगे, सर्वाहारी। ये तो बात हुई मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक कौन है, सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफिक कौन है, मोस्टली सारे एनिमल्स, वो सभी हेटेरोट्रॉफिक हैं, फंजाई भी हेटेरोट्रॉफिक में आती है। चलिए ये 1, 2 एंड 3, इन तीन को बेस इसने बनाया वीटेकर ने, और वर्गीकरण की जो पंच जगत प्रणाली है उसको किस तरीके से डिवाइड किया, इसको मैं इसमें बेस को उसमें लगा करके अपन देखते हैं फॉर्मूले को, जो अपनों ने ये पढ़ा रूल, कि इसके अकॉर्डिंग कैसे उसने बांटा। तो हम देखते हैं वीटेकर ने किस तरीके से बांटा। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल को आधार माना, यानी कि कोशिका कितनी जटिल है, कोशिका प्रोकैरियोट है या कोशिका यूकैरियोट है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में इसने किसको रखा, ये फाइलम है, सॉरी इस किंगडम में रखा मोनेरा पहला, ठीक है। और इसमें सभी किस किस को रखा, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, मोनेरा में ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, जो बिल्कुल सिंपल संरचना वाले जीव थे उनको इसने मोनेरा में रखा, क्योंकि ये सभी जीव कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि इनकी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसमें जेनेटिक मटेरियल किसमें मिक्स रहता है, साइटोप्लाज्म में मिक्स रहता है। मोनेरा में इसने इनको रख दिया। इसके बाद यूकैरियोट में इसने किसको रखा, सभी मल्टी सेलर एनिमल्स को रखा। तो यहां इसने यूकैरियोटिक को वापस से क्या किया, दूसरा आधार इसने बनाया कॉम्प्लेक्सिटी सेल के अलावा यूकैरियोटिक जीवों का, जिसको हमने अभी नाम दिया था क्या, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यानी कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है कोशिका, कोशिका किस प्रकार से संगठित है, कोशिका सिंगल कोशिका है या
अनेक कोशिकाओं से मिलकर के शरीर बना हुआ है। तो सिंगल कोशिका होती है तो यूनिसेलुलर, और ज्यादा होती है तो मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में फिर इसने किसको रखा? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब देखिए इसने यूनिसेलुलर में किसको रखा? एग्जाम्पल की बात करें तो हम मोनेरिया के बाद आता है प्रोटिस्टा। तो ये जो प्रोटिस्टा किंगडम इन्होंने बनाया, इस प्रोटिस्टा में इस एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल की बात करें तो इसने किसको रखा प्रोटिस्टा में? प्रोटोजोआ जंतुओं को रखा, जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स, प्रोटोजोआ जीवों को रखा। इसके अलावा इसने यूनिसेलुलर एल्गी या शैवाल, एक कोशिका की जो शैवाल थी उनको भी इसने प्रोटिस्टा के अंदर रखा। और फिर इसने क्या किया? मल्टीसेलुलर जीव जो होते हैं, मल्टीसेलुलर में इन्होंने फिर जो तीसरा आधार हम कह रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पे किस प्रकार से बांट रहे हैं कि वो जो मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं, देखो दो प्रकार के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू विटेकर, जो इन्होंने आधार देखा। एक तो विद सेल वॉल, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और दूसरे कौन से होते हैं? जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी विदाउट सेल वॉल। ठीक है, तो अब विद सेल वॉल वाले जंतु कौन कौन से थे जो इन्होंने डिवाइड किया इसको? कोशिका भित्ति क्या होती है हम जानते हैं, प्लांट्स के अंदर या इनमें जो मल्टीसेलुलर एनिमल कई होते हैं, कई जीव होते हैं, जैसे प्लांट्स हैं मोस्टली, और फंजाई जो है इनमें सेल वॉल पाई जाती है। और कोशिका भित्ति क्या होती है? ऐसे कोई सिंगल सेल होती है, बीच में केंद्रक होता है, ये साइटोप्लाज्म है। तो यहां पे इस प्रकार से प्लांट्स में सेल के ऊपर क्या होती है? सेल वॉल पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये सेलुलोज की बनी हो सकती है, हेमी सेलुलोज की बनी हो सकती है। तो ये क्या कहलाती है? सेल वॉल जिनमें पाई जाती है। तो वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से इसने डिवाइड किया ये देखते हैं हम। देखिए यहां पे विद सेल वॉल दो तरह के एनिमल हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक, जिनमें पोषण जो स्वपोषी जो है इनमें पोषण होता है। तो ये ऑटोट्रॉफिक कौन कौन से हैं? ऑल प्लांट्स, या जिसको हमने रखा प्लांटी, और प्लांटी का एग्जाम्पल क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, और हिट्रोट्रॉफिक में इसने रखा फंजाई को। फंजाई जो किंगडम इसने बनाया, या कवक जिनको हम कहते हैं, इनमें सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो काइटिन की बनी होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं इनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। तो यहां हम देख रहे हैं कि फंजाई जो है ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, इसलिए हिट्रोट्रॉफिक है। तो विद सेल वॉल वाले कौन कौन हो गए? प्लांटी हो गए और फंजाई हो गए। और विदाउट सेल वॉल, जिनमें सेल के ऊपर सेल वॉल ना पाई जाकर के क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सभी जंतुओं के अंदर ऐसा होता है, जंतुओं की जो कोशिका होती है उसमें कभी भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसमें क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। तो विदाउट सेल वॉल वाले जो जंतु हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इनको इसने कौन से किंगडम में रखा? इनको नाम दिया इसने एनिमेलिया। और एनिमेलिया में कौन आ गए? सारे के सारे ऑल एनिमल्स। देखिए, तो ये प्रणाली जो क्या कहलाई? विटेकर ने इस प्रकार से बेस बना करके जो बांटा जंतुओं को, और ये प्रणाली क्या कहलाई? पंच जगत प्रणाली, जिसमें पूरे जीव जगत को इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 प्लांटी, नंबर 4 फंजाई, नंबर 5 एनिमेलिया। और किस तरीके से इसने किस आधार से इसको डिवाइड किया? 5 जगत
में इसने पूरे जीव जगत को बांटा, वो हमने अभी डिस्कस किया, आपको बताया कि इसने शुरू का आधार देख लो आप चाहे, पता चल रहा है, हमने आपको बताया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, पहला आधार इसने देखा कि कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, तो ये डिवाइड कर दिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के इसने जिस जगत को रखा मोनेरा, जिसमें सारे इसने ब्लू ग्रीन एल्गी को, बैक्टीरिया को, साधारण संरचना वाले जीवों को अलग रख दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने यूकैरियोटिक, जिनमें मतलब क्या होता है कि एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उस यूकैरियोटिक एनिमल्स को फिर इसने आगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन कैसा है कोशिका का, कोशिका कैसी है, यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है। यूनिसेलर में इसने प्रोटिस्टा नामक किंगडम बनाया, जिसमें इसने सारे सिंपल संरचना वाले एक कोशिकीय के जीवों को रख दिया, जिसमें एक कोशिकीय के शैवाल और प्रोटोजोआ जंतुओं को डाला गया। इसके बाद मल्टीसेलर के अंदर इसने देखा कि जो बहुकोशिकीय जीव हैं ये दो प्रकार के अलग अलग पाए जा रहे हैं, एक जिनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट है और दूसरे वो जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही। तो जब इसने कोशिका भित्ति जिनमें पाई जा रही है उनमें फिर इन्होंने देखा कि न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ये ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। तो जो सेल वॉल वाले दो तरह के जीव थे, जिसमें इन्होंने क्या किया, ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन खुद बना पाते थे उनको एक कैटेगरी में रख दिया प्लांटी, जिसमें सभी ग्रीन प्लांट्स आ गए, और यहाँ हेटेरोट्रॉफिक में इसने किसको रखा, फंजाई को रख दिया, ठीक है ना। तो फंजाई को हम जानते हैं कि फंजाई कैसा है, बिल्कुल अलग प्रकार का संरचना वाला जीव है। और विदाउट सेल वॉल वाले कौन है, एनिमल्स, जो सभी एनिमल्स को इसने इसमें रखा। अब इस क्लासिफिकेशन की कुछ डीमेरिट्स थी, क्या डीमेरिट्स थी कि इसमें इसने क्या किया, जैसे वायरस को कोई स्थान नहीं दिया, वायरस जो था, वायरस को इसने किसी कैटेगरी में रखा ही नहीं कि वायरस को कहाँ रखा जाए। तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स भी हैं इस 5 किंगडम सिस्टम की, लेकिन ये वैसे मोस्टली एक्सेप्टेड है। तो एक तो वायरस को कहीं नहीं रखा गया कोई सी कैटेगरी में, दूसरी एक डीमेरिट ये भी है कि क्या इसमें हम एल्गी देख रहे हैं, एल्गी तीन जगह एल्गी आ रही है। एक तो आ रही है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको इसने कौन सी किंगडम में रखा, मोनेरा में। फिर आ रही है यूनिसेलर एल्गी, इसको इसने रखा प्रोटिस्टा में। और फिर कौन सी आ रही है, मल्टीसेलर एल्गी जितनी भी हैं उसको इसने किस में रख दिया, प्लांटी के अंदर रख दिया, मल्टीसेलर एल्गी। तो एक ही तरह के जीवों को तीन तीन कैटेगरी में ये बता रहा है, तो ये इसको समझा पाने में असमर्थ था, इसलिए ये कुछ डीमेरिट्स थी। तो आज हमने जो चर्चा की, आपको हिस्ट्री के बारे में बताया कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो व्हिटेकर द्वारा दिया गया, इससे पहले इसने इसकी क्या हिस्ट्री थी, पास्ट क्या था, किस प्रकार से चलते चलते ये वाला सिस्टम ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ, टोटली एक्सेप्टेड किया गया। सो अब हम अगली क्लास में फर्स्ट ईयर के लिए इसमें आगे का जो भी हमारा पार्ट है वो लेंगे। थैंक यू।